नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते अच्छे होंगे और पढ़ाई करते होंगे। चलिए आज मैं बताने वाला हूँ इतिहास जो कक्षा 9 के लिए होने वाला है। जो इस सत्र को क्लास 9th में जाने वाले हैं उसके लिए एक बहुत ही खुशखबरी है कि मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी कराया जाएगा, जो सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन होने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लासेस ना लेट करते हुए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्टिव अभी मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव मैं कल करवा दूँगा। तो चलिए आज मैं देख लेते हैं इतिहास के अध्याय 1 जो फ्रांसीसी क्रांति है। चलिए इससे बनने वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ जो आपके बुक से ही है, अभ्यास के प्रश्न हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए अभ्यास के प्रश्न। चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई थी? यानी मेरे प्यारे दोस्तों पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, जो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी वह कौन सी परिस्थिति सामने में आई थी? ठीक है, कौन सी परिस्थिति से हुई थी, परिस्थितियों में हुई थी। तो देख लेंगे। तो क्वेश्चन मेरा ये होने वाला है जो कि आप लोग देख सकते हैं। 1 मिनट, ये देखिए 1 मिनट मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ, अब देखिए इसके अंदर ही इसका आंसर है। चलिए मैं ध्यानपूर्वक पढ़ता हूँ, आप लोग भी सुनिए। तो क्वेश्चन क्या है? फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई थी? उत्तर आप लोग इस तरह से लिखिएगा एग्जाम में, जब भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो इस तरह से फर्स्ट पहले लिख दीजिएगा उत्तर फ्रांस में क्रांति की शुरुआत निम्न परिस्थितियों में हुई थी। पहला क्या है वो देखेंगे हम लोग, है ना। सन 1774 ईस्वी में लुई 16वां फ्रांस का सम्राट बना। यानी मेरे प्यारे दोस्तों सन बोले तो ईस्वी में 1774 ईस्वी में लुई 16वीं थी वह फ्रांस का सम्राट बना था। उस समय उसने राजकोष की खाली पाया। यानी मेरे प्यारे दोस्तों लुई 16वीं जब फ्रांस का सम्राट बना तो उस समय राजकोष जो हुआ करता था वह खाली पाया गया था, इसके वजह से उन्हें बना दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा पॉइंट। ठीक है, लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस पर 10 बार लिवरे से भी अधिक का कर्जा जुड़ गया। यानी लिवरे एक प्रकार का कर होता था मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि उससे कर्जा ले करके और युद्ध किया करता था। ठीक है, फ्रांस युद्ध किया करता था। ठीक है, 10 अरब लिवरे से भी अधिक कर्जा और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिवरे का बोझ चढ़ा हुआ था। यानी मेरे प्यारे दोस्तों यह बताया जाता है कि फ्रांस की क्रांति के समय पहले से 10 अरब से भी अधिक कर्जा जुड़ चुका था और उससे भी पहले 2 अरब लिवरे का बोझ चढ़ा हुआ था। जैसे कि आप लोग किसी से 10 रुपया लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम फिर 20 रुपया लेंगे, है ना। तो 20 रुपया लेंगे, उससे पहले कितना था तो 10 रुपया लिए थे। तो उसी तरह यहाँ 2 अरब लिवरे पहले से ही चढ़ा हुआ था। तीसरा देख लेंगे, अपने नियमित खर्चा जैसे सोना के रख रखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालय या विश्वविद्यालय को चलने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य होगी। यानी मेरे प्यारे दोस्तों अपने नियमित जो खर्चा था उनके लुई 16वां के फ्रांसीसी क्रांति के समय, यानी फ्रांस के सम्राट, ठीक है ना, अपने नियमित खर्चा जैसे सोना के रख रखाव के लिए, राज दरबार के लिए, सरकारी कार्यालय एवं विश्वविद्यालय चलाने के लिए, जो करों में वृद्धि के लिए, ठीक है, करों में यानी जो ऋण लिए थे उसमें वृद्धि के लिए बाधा हो गए थे। ठीक है, चौथा देख लेंगे, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के 3 स्टेट में बांटा हुआ था। यानी 18वीं जो सदी थी मेरे प्यारे दोस्तों उसमें तीन स्टेट में बांटा हुआ था। केवल तीसरे स्टेट के लोग ही जनसाधारण ही कर अदा करते थे। यानी मेरे प्यारे दोस्तों 3 स्टेट में बांटा हुआ था 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज को।
उसमें से पहला और दूसरे कर नहीं देते थे और तीसरे स्टेट के लोग वहाँ के जनता साधारण थे, इसके वजह से उन्होंने कर को अदा करते थे यानी देते थे। प्रथम और दो स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग, यानी देखिए प्रथम स्टेट में कौन थे? कुलीन वर्ग, और दूसरे स्टेट में पादरी वर्ग के लोग करों से छूट प्राप्ति थी, यानी प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग वाले लोग कर अदा नहीं करते थे। पांचवा पॉइंट है, इस प्रकार राज्य की वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। महंगाई से जनता त्रस्त थी। खाने पीने की वस्तुएं आसमान छूने लगी थी। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार जब मध्य और फर्स्ट वर्ग के लोग नहीं देने लगे कर, तो इस प्रकार राज्य पर वित्तीय जो संभावना से जो काम है, जैसे अभी रख रखाव, सोने का, सरकारी कार्यालय एवं विश्वविद्यालय चलाने की, ये सब जो वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। ठीक है। महंगाई से जनता त्रस्त थी, यानी महंगाई बहुत ही हो चुकी थी। खाने पीने की वस्तुएं, जैसे खाने पीने की वस्तुएं क्या क्या होती है? राशन की सामानें और भी बहुत कुछ होती है, वह आसमान छूने लगी थी, यानी बहुत ही महंगाई बढ़ चुकी थी। तृतीय स्टेट के उभरते हुए मध्य वर्ग ने सम्राट के नीतियों का विरोध किया, यानी तृतीय स्टेट जो कर दिया करते थे, उसने ही उभरते हुए मध्य वर्ग ने सम्राटों के नीतियों का विरोध किया कि क्यों नहीं पहला और द्वितीय वर्ग से लिया जाता है कर, तीसरे वर्ग से क्यों लिया जाता है। आक्रोशित जनता ने बास्तिला पर धावा बोलकर क्रांति की शुरुआत कर दी। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, आक्रोशित यानी गुस्से में आकर के जनता ने बास्तिला पर धावा बोलकर क्रांति की शुरुआत कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन के आंसर यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज मैं सब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, कल मैं ऑब्जेक्टिव करवाऊँगा। तो आप यदि मेरे इस क्लास की कंप्लीट अध्ययन कर लेते हैं तो आपके क्लास 9th में ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव तक कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फ़ायदा मिला? यानी मेरे प्यारे दोस्तों, फ्रांसीसी समाज में किन किन लोगों को तबकों की क्रांति का फ़ायदा मिला? यानी तबकों, यानी यह एक प्रकार का क्रांति का नाम है तबकों। ठीक है। तो कौन से समूह को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? क्रांति के नतीजे से समाज के किन समूह को निराशा हुई? यानी मेरे प्यारे दोस्तों, जब समूह पर सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गई तो उस समय क्रांति के नतीजे से समाज के किन समूह को निराश हुई? उत्तर देख सकते हैं आप लोग, उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ 1 मिनट। उत्तर, क्रांति के समय फ्रांसीसी समाज के 3 स्टेट में बटा हुआ तृतीय स्टेट को क्रांति का फ़ायदा मिला। कुलीन वर्ग सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। क्रांति के नतीजे से कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को निराशा हुई, उन्हें विशेष अधिकार छोड़ने पर विवश किया गया। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें कुल टोटल देखें तो पहला और द्वितीय वर्ग के लोग नहीं देते थे कर, तो पहला और द्वितीय वर्ग में कुलीन और पादरी वर्ग थे, वही सब निराश हुए, उन्हें अब देना पड़ता था कर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 19वीं और 20वीं सदी, इससे क्वेश्चन बनने वाले मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? यानी मेरे प्यारे दोस्तों, 19वीं और 20वीं सदी के दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ दी थी? तो आंसर देख लेंगे। आप लोगों को पहले भी मैं समझाया था और अब भी मैं समझा रहा हूँ। जब भी आप लोग एग्ज़ाम में अटेंड करें तो इस तरह करके कुछ पहले लिख दें। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ फिर से। क्वेश्चन नंबर 3 हो रहा है, जो कि मैं बताने वाला हूँ कि इस तरह करके कुछ पहले लिख दें। उत्तर देखेंगे। 19वीं और 20वीं सदी को दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति निम्न विरासतें छोड़ गई। कौन कौन से हैं? पहला,
फ्रांस की क्रांति राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति थी। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वह राष्ट्र का पहला अभिव्यक्ति थी। ठीक है, अभिव्यक्ति थी राष्ट्रवाद। ठीक है, इससे पूरे दुनिया में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, जो यह क्रांति हुई फ्रांस से क्रांति 19वीं और 20वीं सदी में, इसमें पूरे दुनिया राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई या तो उदय हुई। ठीक है, क्वेश्चन आंसर 2 देख लेंगे। फ्रांस की क्रांति से दुनिया में राजतंत्र, तानाशाही और निरंकुश शासकों के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत हुई। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, फ्रांस की क्रांति से जो दुनिया थी, राष्ट्र जो थी, राजतंत्र, तानाशाही और निरंकुश शासकों का विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तीसरा देखेंगे, दुनिया के देशों में सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए। ठीक है, दुनिया के देश में, यानी मेरे पूरे राष्ट्र में मेरे प्यारे दोस्तों बताया जा रहा है कि पूरे राष्ट्र में सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए थे। चौथा देखेंगे, लोगों में स्वतंत्रता और समानता का भाव जागृत हुए थे। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों में, जनता में स्वतंत्रता, समानता बोले तो स्वतंत्रता तो आप समझ गए होंगे, आज़ादी। समानता बोले तो सब में समान थी, कोई भी पहला वर्ग, द्वितीय वर्ग ऐसा कुछ भी नहीं था, सब में समानता की भाव जागृत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं जो हमें मिले हुए 1 मिनट, ये देखिए इसका क्वेश्चन है। ठीक है, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाइए जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांस से क्रांति में हुए। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, पूछा जा रहा है उन जनवादी को अधिकारी की सूचना बनाना है आप लोग को जो कि आज हमें मिला हुआ है और पहले मिला करता था फ्रांस से क्रांति में। तो देखेंगे आंसर फर्स्ट, उत्तर, जनवादी अधिकारों की सूची जिनका उद्गम फ्रांस से क्रांति में है वह निम्न है। आप ऐसे करके लिख सकते हैं। पहला, समानता का अधिकार। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अभी भी समानता का अधिकार है और उस समय भी उद्गम में, फ्रांसीसी क्रांति के उद्गम में भी देखा गया था। दूसरा है शासन व्यवस्था, चुनने का अधिकार। तो अभी शासन व्यवस्था है ही और आप लोग वोट दे करके सरकार को चुनते ही हैं, इसे ही चुनने का अधिकार बोला जाता है। तीसरा देखेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के अधिकार। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, अभिव्यक्ति, जो भी व्यक्ति है उसको स्वतंत्र है आज के भारत के इस दौर में और वह अपना अधिकार प्राप्त है उसको। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यदि आपका कोई शोषण कर रहा है, जैसे कोई मजदूर, कोई तिहाड़ी मजदूर 8 घंटे की काम करता है, उससे 9 साढ़े 9 घंटे कराया जा रहा है, तो वह शोषण है। आप उसका विरोध करके अपना अधिकार पा सकते हैं। पांचवा देखेंगे आंदोलन का अधिकार। यानी कि यदि आप पर कोई गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है या तो आप कुछ गलत आपसे करवाया जा रहा है तो आप उसमें आंदोलन का अधिकार आपको प्राप्त है, आप उसे आंदोलन कर सकते हैं। उससे यानी सरल भाषा में बोले तो उससे आप समझा सकते हैं कि नहीं ये गलत है। संपत्ति एवं सुरक्षा का अधिकार, यह उस समय भी था, फ्रांसीसी क्रांति के समय भी था और अभी भी है। संपत्ति एवं सुरक्षा का अधिकार हर किसी को रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक 1 मिनट, हाँ क्वेश्चन देखेंगे अब। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकार के संदेश में नाना अंतर्विरोधी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंत विरोध थे। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, यह बताया जा रहा है कि क्या आप इस तर्क से सहमत हैं जो कि सार्वभौमिक अधिकारों का जो संदेश है वह नाना अंतर विरोधी थे, यानी कि उस समय के नाना अंत विरोधी थे। तो चलिए इसकी राइट आंसर हम लोग देख लेंगे। उत्तर, मैं इसके तर्क से सहमत हूँ कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश
विभिन्न प्रकार के अंतविरोधी थे। पहला देखेंगे, नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में कहा गया सभी नागरिक जन्म से स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार सम्मान होते हैं, जबकि वास्तविकता में यह था कि महिलाओं और कर ना देने वाले को मतदान का अधिकार नहीं था। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें यह समझाया गया है कि जो नागरिक हुआ करते थे वह घोषणा पत्र में कहा गया था, ठीक है, कि सभी नागरिक जन्म से ही स्वतंत्र होते हैं और पैदा यानी देखेंगे सभी नागरिक जन्म से स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्र रहते और उनके अधिकार समान होते हैं। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप स्वतंत्र हैं तो हर एक आदमी स्वतंत्र है और सबके लिए स्वतंत्रता यानी समानता अधिकार समान है। जबकि वास्तविकता में देखा जाए कि महिलाओं और कर ना देने वाले को मतदान का अधिकार नहीं था। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, उस समय कौन सा समय में, फ्रांसीसी के समय में महिलाओं को जो कर नहीं देते थे वह मतदान का अधिकार उन्हें नहीं था। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा पॉइंट, नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में कहा गया कि स्वतंत्रता का आशय ऐसा काम करने की शक्ति है जो औरों की नुकसान संदेह ना हो, जबकि फ्रांस ने बहुत से युद्ध में भाग लिया। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें यह समझाया जा रहा है कि नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में कहा गया था कि स्वतंत्रता एक आशय है, यानी आशय है, समझ सकते हैं, ऐसे काम करने की शक्ति है। किसको? नागरिक का अधिकार घोषणा पत्र में कहा गया था कि स्वतंत्र का एक ऐसा आशय है, काम करने शक्ति है जो और नुकसानदेह ना हो, यानी कि आप ऐसा काम कर सकते हैं स्वतंत्र होकर जो कि दूसरे का नुकसान ना हो, जबकि फ्रांस ने बहुत से युद्ध में भाग लिया था। नेक्स्ट देखेंगे, अतः इससे स्पष्ट है कि सार्वभौमिक अधिकारों का संदेश आदर्शवादिता शब्दों तक ही सीमित था और संविधान विरोधाभास के भाव निहित थे। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, यह बतलाया जा रहा है कि नागरिक अधिकार अतः इस स्पष्ट में सार्वभौमिक अधिकार के संदेश आदर्शवादिता शब्द तक ही सीमित था और संविधान में विरोधाभास का भाव भी लिखा हुआ था, यानी निहित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनका सारा PDF मेरे इस YouTube के पोस्ट पर मिल जाएगा। और यदि मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए क्लास कर रहे हैं तो लेटेस्ट क्लासेस पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करके साइड में पहले बेल आइकन को प्रेस कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। 1 मिनट, एक थोड़ी सी, हाँ अब देख लेते हैं। देखिए, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है, यानी जो नेपोलियन का उदय हुआ था उनको हम कैसे समझ सकते हैं। तो उत्तर देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, फ्रांस में डायरेक्ट शासन ने राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई थी। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, नेपोलियन के उदय को हम समझ सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि फ्रांस में डायरेक्ट शासन, एक प्रकार की शासन थी डायरेक्ट, ठीक है, शासन से राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई थी। इसका फ़ायदा फ्रांस के सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया था। यानी जो यह अस्थिरता हो गई थी, डायरेक्ट शासन की राजनीतिक अस्थिरता पैदा जो हो गई थी, उसने सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था? फ़ायदा उठाया था। समय को सम्राट घोषित कर दिया था। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 ईस्वी में हुआ था। वह बहुत ही प्रतिभाशाली था। वह पेरिस के सैनिकों स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सेना में भर्ती हुआ था। यानी नेपोलियन बोनापार्ट जो है मेरे प्यारे दोस्तों, वह पेरिस के सैनिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सैनिक में भर्ती हुआ था। वह अपनी विपरीत और सैनिक क्षमता के बल पर फ्रांस का सेनापति बन गया था। यानी अपना वह वीरता और सैनिक क्षमता के बल पर फ्रांस का सेनापति बन गया था। उसने अनेक युद्धों पर विजय प्राप्त की थी
तत्पश्चात वह डायरेक्टरी का प्रथम बना और थोड़े समय में ही वह फ्रांस का सम्राट बन गया। उसने अपनी योग्यता और कुशलता से फ्रांस में शांति व्यवस्था स्थापित की। उसने 1804 में सिविल कोड लागू किया। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, यह बताया जा रहा है कि उसने अपनी कुशलता और अपनी समय पर वीरता दिखा करके उसने सत्ता प्राप्ति की और शांति व्यवस्था भी स्थापित की थी। उसने 1804 ईस्वी में सिविल कोड लागू किया था। ठीक है, और इससे बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं जो कि मैं कल में क्लास में करवाने वाला हूं। आप लोग मेरा लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में पड़े बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बस इतना ही था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर के अंतर्गत जो फ्रांसीसी क्रांति है मेरे प्यारे दोस्तों, जो इतिहास का अध्याय पहला है और कक्षा 9 के लिए है। इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बने प्रश्न वो मैं करवा दिया हूँ। इसका PDF आपको मेरे इस YouTube के पोस्ट पर मिल जाएगा। चलिए फिर किसी नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।